हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक सर आपका टीचर। बहुत सारे बच्चों के ऐसे कमेंट्स आए हुए हैं कि सर एक छोटा सा रिवीजन क्लास बोर्ड के बच्चों के लिए इवोल्यूशन पे चला दीजिए। तो आज जो यहाँ पर क्लासेस में आपने जो करा है उसी के अकॉर्डिंग मतलब एक लाइट रिवीजन हम आपको करा देते हैं ताकि आपका एग्ज़ाम बढ़िया जाए, ठीक है ना। तो इवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं, एकदम शुरू से कोशिश करेंगे कि फटाफट आपका ये रिवीजन क्लास करा दें और जल्दी जल्दी इससे क्वेश्चन अच्छा आता है, ठीक है ना। तो आप चाहें तो इसमें एक अच्छा रिवीजन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ से अपना रिवीजन शुरू करते हैं, नेक्स्ट पेज की शुरुआत से, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हमारी शुरुआत होगी, ऑलरेडी जो आपको कराए हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम आपको करा रहे हैं। तो चलते हैं। अब देखिए यहाँ से हमारा पॉइंट है ऑलरेडी। देखो बाबू, यहाँ पर अगर आप देखकर चलो तो समझने में आएगा कि जो इवोल्यूशन चैप्टर है, इवोल्यूशन जो चैप्टर है हमारा, वो चैप्टर नंबर 7 आता है और यूनिट नंबर जो है हमारा, इकाई नंबर यूनिट नंबर 2 आता है। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन आपका यूनिट का नेम है, जिसमें आपको चैप्टर नंबर 7 जो है इवोल्यूशन पे करना है, ठीक है। इसी पे कुछ कुछ बातें हम लोगों को करनी है जिसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। देखो शुरुआत से है, बायोलॉजी की क्लासेस है, तो बायोलॉजी की क्लासेस के अकॉर्डिंग एक बात कही जाती है कि स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। सबसे पहला पॉइंट हमने यही लिखाया है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, जो भी इवोल्यूशन के विषय में हम बातें करते हैं वो सारी बातें इवोल्यूशनरी बायोलॉजी होती है। ये क्या है भाई? तो स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ है, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ है। ध्यान से देखिएगा, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ हो जाती है, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ। ऑलरेडी आप इसके बारे में लिखे हैं, पढ़े हैं, सब जानते हैं, ठीक है। जस्ट रिवीजन रहता, ठीक है। अब यहां पर अगला जो हमारा टर्म आता है कि भाई इवोल्यूशन की बात तो हम करते हैं, इवोल्यूशन की बात तो हम करते हैं, ये इवोल्यूशन है क्या? तो इवोल्यूशन के मीनिंग को लेकर छोटी सी बात अगर करें तो हमारे हिसाब से कहते हैं कि कंटिन्यूअस एंड ग्रेजुअल चेंजेस, कंटिन्यूअस एंड ग्रेजुअल चेंजेस, है ना, ग्रेजुअल चेंजेस। ऑर्गेनिज्म की दुनिया में, ऑर्गेनिज्म के ग्रुप पे, जीव जंतुओं के समूह में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है और वह परिवर्तन जो है लगातार हो रहा है और धीरे धीरे हो रहा है, और साथ साथ एक और बात कह सकते हैं कि परमानेंट होना चाहिए, परिवर्तन ऐसा होना चाहिए जो अगली पीढ़ी में जा सकता हो, ठीक है ना। जैसे जिराफ के गर्दन का लंबा हो जाना, ये इवोल्यूशन हुआ, क्योंकि कुछ जीवों में गर्दन लंबे होने की कहानी शुरू हुई और वो पीढ़ी दर पीढ़ी अगले जनरेशन तक वो कैरी आउट होते चली गई। तो इस हिसाब से कहते हैं कि इवोल्यूशन होता चला गया, ठीक है। तो ये इवोल्यूशन की बातें हो गई, तो ग्रेजुअल चेंजेस के हिसाब से, ठीक है ना। अब यहां से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट बातें होती हैं, जैसे कि हम कहते हैं क्या कि भाई ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ जानने से पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात होती है, इसके पहले ओरिजिन ऑफ हम यूनिवर्स की बात करते हैं, यूनिवर्स, है ना। तो यूनिवर्स पर अगर हम आते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा जो यूनिवर्स है कब बना था, तो कहते हैं कि 20 बिलियन ईयर्स एगो। ध्यान देना है, 20 बिलियन ईयर्स, है ना, 20 बिलियन ईयर्स एगो हमारे यूनिवर्स का निर्माण हुआ था। ये बात हम लोगों को याद रहना चाहिए, 20 बिलियन ईयर्स एगो, इससे रिलेटेड बात कहते हैं हमने, ठीक है। यूनिवर्स का जो निर्माण है बहुत सारे गैलेक्सीज के मिलने से हुआ है, क्योंकि इसमें हम लिख सकते हैं कॉन्टेन ह्यूज गैलेक्सीज, है ना, गैलेक्सीज, बहुत सारे गैलेक्सी के मिलने से यूनिवर्स का निर्माण होता है, ठीक है। और एक गैलेक्सी में क्या बातें होती हैं, तो उसको रिवाइज कर लीजिए आप कि गैलेक्सी में क्या होता है भाई, तो स्टार्स होते हैं, ठीक है ना। गैलेक्सीज में क्या होते हैं, स्टार्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड से गैलेक्सी का निर्माण हुआ है, गैसेज हैं, डस्ट हैं, है ना, गैसेज हैं, डस्ट हैं, एक्सेट्रा, और भी सारी चीजें होती हैं, इनसे गैलेक्सी का निर्माण हुआ है। अगर यूनिवर्स को समझना है या गैलेक्सी को समझना है तो इसके लिए एक थ्योरी आती है, इसको हम लोग बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। अगर इसकी स्टडी समझनी होती है तो इसकी स्टडी बेस्ड किस पर है,
स्टडी इज बेस्ड, किस पर टिका हुआ है यह पढ़ाई? तो कहते हैं बिग बैंग थ्योरी पे। याद रखेंगे, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग है ना, बिग बैंग थ्योरी पर यह वर्ड, यह टॉपिक टिका हुआ है। ठीक है, इसी को बताया जाता है, जिसको एबी लिमाट्री ने बताया था। किसने बताया था? एबी लिमाट्री ने। एक्सप्लेन बाय बिग बैंग थ्योरी किसने बताया था? एबी लिमाट्री। याद रखेंगे, एबी लिमाट्री, 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 एबी लिमाट्री ने बताया था। कब बताया था? तो 1931 में। 1931 में एबी लिमाट्री ने बिग बैंग थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक बात समझाई क्या गई थी कि कभी शायद ऐसा हुआ था 20 बिलियन वर्ष पहले कि पूरे ब्रह्मांड में एक बहुत ही तेज आवाज के साथ एक विस्फोट आया था। एक बड़े से विस्फोट के साथ आवाज क्रिएट हुई थी। उसी हिसाब से बिग का अर्थ ही होता है बहुत बड़ा, बैंग का अर्थ होता है विस्फोट, है ना, एक आवाज के साथ विस्फोट का होना। और उसी से पूरे यूनिवर्स का निर्माण हुआ था, गैलेक्सीज का निर्माण हुआ था। इसकी चर्चा होती है। ठीक है, तो यहां पर एबी लिमाट्री की थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि दुनिया का निर्माण हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। ठीक है, अब चलिए हम इसके आगे पहुंचते हैं। इससे आगे की चर्चा में कहानी आती है कि हमारी अर्थ कहां से आ गई बीच में। अब अर्थ की बात करते हैं। अर्थ की बात अगर हम करें कि अर्थ की ओरिजिन कहां है, तो अर्थ की ओरिजिन से बात अगर करें तो कहता है कि अर्थ जब धरती पर था, अर्थ जब बना था हमारे यूनिवर्स में, तो उस समय कोई एटमॉस्फेयर नहीं था शुरुआत में। नो एटमॉस्फेयर, नो एटमॉस्फेयर, नो एटमॉस्फेयर एट अर्ली टाइम, एट अर्ली टाइम, शुरुआत के टाइम में कोई एटमॉस्फेयर नहीं था इस धरती पर। ठीक है, और हमारा अर्थ और सोलर सिस्टम, आवर सोलर सिस्टम, आवर सोलर सिस्टम जिस गैलेक्सीज में पड़ता है, जिस गैलेक्सीज में पड़ता है, ठीक है ना, जिस गैलेक्सीज में पड़ता है, उठा लीजिए, जिस गैलेक्सीज में पड़ता है हम लोग उसको क्या कहते हैं? हमारी गैलेक्सी जहां सिस्टम में पड़ती है उसका नाम क्या हो जाता है? तो दुग्ध मेखला हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं मिल्की वे। मिल्की वे, ये बात याद रखेंगे, मिल्की वे की चर्चा होती है। ठीक है ना, मिल्की वे। ठीक है, बात आती है जब अर्थ का निर्माण हो रहा था, हम लोग चर्चा करेंगे अर्थ का जब निर्माण हो रहा था। ठीक है ना, अर्थ का निर्माण हो रहा था तो धरती पर बहुत सारी चीजें बननी शुरू हुई थी। जैसे क्या बनना शुरू हुआ था अर्थ पे? तो वाटर वेपर बनना शुरू हुआ था, वाटर वेपर बनना शुरू हुआ था। ठीक है, वाटर वेपर बना था, हेलो, वाटर वेपर बना था, मीथेन गैस बना था, मीथेन गैस बना था, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वर्ड याद रखिएगा आप लोग, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, ठीक है ना, ये सारी चीजें बनी थी अर्थ पे। और फिर यूवी रेडिएशन हुआ था, यूवी रेडिएशन, ये वर्ड याद रखना है, यूवी रेडिएशन हो रहा था। यूवी रेडिएशन के चलते ये सारी चीजें टूटी और फिर वाटर का निर्माण शुरू हुआ, जल का निर्माण शुरू हुआ। फिर हाइड्रोजन और मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के ब्रेकडाउन होने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन शुरू हुआ था अर्थ पे। ये बिल्कुल बिगिनिंग की बातें हैं, यहाँ पे अर्थ से रिलेटेड ये सारी बातें होती हैं। ठीक है ना, चलिए अब यहां से हम चलते हैं सीधे सीधे। बताना है कि लगभग कहते हैं कि लगभग 4.5 बिलियन पहले अर्थ का निर्माण यहां पर बताया गया, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। अर्थ से रिलेटेड कंसर्निंग पॉइंट है यहां पर कि 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो की चर्चा होती है। अर्थ बना और उसके लगभग 0.5 बिलियन के बाद, है ना, इसके बाद कहते हैं कि 0.5 बिलियन के बाद, या यूं कहो आप कि 500 मिलियन के बाद, 500 मिलियन ईयर्स के बाद जो है लाइफ की शुरुआत हुई थी, लाइफ अपीयर होना शुरू हुआ था ऑन अर्थ, लाइफ अपीयरिंग स्टार्ट, है ना,
अर्थ पे लाइफ अपियरिंग, धरती का निर्माण 4.5 अरब साल पहले और धरती बनने के लगभग 0.5 बिलियन ईयर्स एगो के बाद से फिर हमारी लाइफ की शुरुआत शुरू हुई थी। ठीक है, ये बात बताया गया था। इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें कही जाती हैं, समझी जाती हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा टॉपिक यहां तक का था। अब इसके आगे अगर हम लोग चलें तो यहां से हम लोग फिर एक नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट टेबल बना लेते हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ की चर्चा अगर हम करें, ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करते हैं अगर हम, ओरिजिन ऑफ लाइफ की अगर हम बात यहाँ पे कर लें तो थोड़ा इसको भी देख लीजिए। लाइफ के ओरिजिन से कंसर्निंग कुछ बातें हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं। जैसे पहली थ्योरी बताई जाती है, जो पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ध्यान देना, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, है ना। कहा जाता है कि अर्थ पे जीवन की जो शुरुआत हुई थी वह स्पेशल क्रिएशन से हुई थी, स्पेशल पावर से हुई थी। उसको वाइटल पावर के हिसाब से भी बताया जाता है, डिवाइन एक्ट के हिसाब से बताया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि गॉड ने इस धरती की शुरुआत की थी और गॉड ने ही लाइफ की शुरुआत की थी, है ना। अलग अलग धर्म के अकॉर्डिंग बताया जाता है अलग अलग कौन से ह्यूमन बीइंग पहले बने। आज जैसी भी धरती दिखती है, जो भी जीव जंतु दिखाई देते हैं, ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, वो सारे के सारे गॉड ने बनाए हैं। और आज वो जैसे दिखते हैं वैसे ही इस धरती पे बने हैं, ये बात कहा गया था। और इसको कहने वाले थे साहब फादर सुरेज, नाम है इनका फादर सुरेज। ध्यान दीजिएगा, फादर सुरेज ने ये बात कहा था। ठीक है ना। अब चलिए दूसरे कॉन्सेप्ट पर आते हैं। यहां दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, थ्योरी आता है लाइफ की शुरुआत को लेकर। ये थ्योरी आता है पैंसपर्मिया की थ्योरी। ठीक है, पैंसपर्मिया की थ्योरी आती है। ठीक है, किसी का नाम है, उठाइए। थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया, थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। पैंसपर्मिया की थ्योरी, इसको कॉस्मोजोइक थ्योरी के भी नाम से हम लोग जानते हैं। कॉस्मोजोइक थ्योरी के नाम से हम लोग जानते हैं बाबू। ठीक है, और इसको दिया था अर्हेनियस ने। इस थ्योरी को किसने दिया था? अर्हेनियस ने दिया था। अर्हेनियस ने इस थ्योरी को दिया था। ये थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि लाइफ की जो शुरुआत हुई ना, कॉस्मोजोइक हुई है, यानी आकाशीय पिंड से हुई है। ऐसा माना जाता है कि कोई दूसरे ग्रह से, दूसरे पिंड से, सिलेसियल बॉडी से, अंतरिक्ष से कोई स्पर्मिया नाम का स्ट्रक्चर इस धरती पर पहली बार आया और फिर जीवन की शुरुआत हुई थी। यानी कि जीवन की शुरुआत तो हुई, लेकिन जीवन जो है किसी दूसरे ग्रहों से आया था, दूसरे क्षेत्र से आया था। यह बात समझाने की बात हुई थी। ठीक है ना, यह बात कही गई अर्हेनियस के द्वारा। इसको थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया कहते हैं। फिर एक और थ्योरी की बात होती है, एक और थ्योरी की बात होती है यहां पर, और इस थ्योरी को नाम दिया गया थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्पॉन्टेनियस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन की बात हुई थी। ठीक है ना। इस थ्योरी को थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस और ऑटोबायोजेनेसिस भी कहते हैं। ए बायोजेनेसिस भी कहते हैं, है ना, ऑटोबायोजेनेसिस भी कहते हैं, ऑटोबायोजेनेसिस भी कहते हैं। इस थ्योरी को अच्छे से देख लीजिएगा, ऑटोबायोजेनेसिस भी कहते हैं। ठीक है ना। इन्होंने कहा था कि सड़े गले चीजों से, रोटिंग मटेरियल से ही जीवन की शुरुआत हुई थी। इस थ्योरी में कहा गया था। नाम ही है ए बायोजेनेसिस। ए मतलब नॉट, बायो लाइफ, जेनेसिस मतलब जन्म, मतलब जीवन की शुरुआत जो जैविक चीजें नहीं है उससे हुई है। ये बातें शुरू में कही गई। ठीक है। इन सब के बाद एक और बात आती है, एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो कहता है 4 नंबर में कि थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, और ये सबसे ज्यादा माना जाता है अब तक। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन ये सबसे ज्यादा मान्य है अब तक, थियरी है। ठीक है ना। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, इसको किसने दिया था? तो ऑपेरिन ने दिया था। ऑपेरिन और हैलेडन ने इस थ्योरी को दिया था। हैलेडन ने इस थ्योरी को दिया था, ऑपेरिन और हैलेडन ने। ठीक है ना। और वो कहते हैं कि धरती पर जो लाइफ की शुरुआत हुई है वो पहले से मौजूद लाइफ से ही हुई है। इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसको कहते हैं वो क्या कहते हैं, वो स्वान फ्लास्क एक्सपेरिमेंट था वो।
उन्होंने दो तरह का स्वान फ्लास्क लिया था, स्वान की तरह उसका गर्दन होता है उस फ्लास्क का, और एक दोनों में उन्होंने डेड ऑर्गेनिज्म रखा, माइक्रोब्स, और एक का मुंह खुला रखा और एक का मुंह बंद रख दिया था। ठीक है, तो जिसका मुंह बंद था उसमें लाइफ की शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन जिसका मुंह खुला था उसमें छोटे छोटे नए माइक्रोब्स बनने शुरू हो गए थे। उस हिसाब से उन्होंने ये बात बताई कि भाई लाइफ की शुरुआत पहले से मौजूद लाइफ से हुई है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ इज द मेन कॉज ऑफ न्यू लाइफ। ये बात ऑपेरिन और हैलेडन ने समझाई थी, और इसी को शुरुआत से लेकर अब तक सबसे ज्यादा माना जाता है। और इस थ्योरी को इन्होंने बताया, लेकिन इस थ्योरी को बाद में मिलर और यूरे ने एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव किया, है ना। ये प्रूव किसके द्वारा किया गया, तो प्रूव्ड बाय मिलर, याद रखना है आपको, मिलर एंड यूरे ने एक एक्सपेरिमेंट में दिखाया था। आप एनसीईआरटी की बुक उठाकर देखेंगे तो सेकंड थर्ड पेज पे ही दिया हुआ है, एक फ्लास्क का शेप बनाया गया है, उसके अंदर लाइफ की शुरुआत करते हुए दिखाया गया है। और उन्होंने उस फ्लास्क में दिखाया क्या था कि भाई लाइफ की शुरुआत हो रही है। उन्होंने उस फ्लास्क सिस्टम में क्या करा था कि एक फ्लास्क सिस्टम में क्या करा था, दोनों तरफ से इलेक्ट्रोड डाल दिया था, और इसमें उन्होंने गैस बनाने थे, और ठीक है, और इसमें उन्होंने देखा था कि कुछ चीजें बन रही हैं। उन चीजों में CH4 H2 NH3 जो 2:1 के रेशियो में बना था, 2:1 के रेशियो में, याद रखना है, CH4 बना था, H2 बना था, ठीक है, और NH3 का निर्माण हुआ था 2:1 के रेशियो में बना था। ये MCQ में आपका क्वेश्चन पूछता है, इस बात को याद रखेंगे, इस रेशियो से क्वेश्चन बना था। और फिर बाद में वाटर वेपर भी बना था, वाटर वेपर भी बना था, इस बात को याद रखेंगे। लगभग 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसमें क्रिएट किया गया था। एक ऐसा सीन क्रिएट किया गया था भाई कि जैसे अर्थ जब बनना शुरू हुआ था ना, तो अर्थ अंदर से, ऊपर से, बाहर से, चारों तरफ से काफी गर्म था, अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, धीरे धीरे वो ठंडा होना शुरू हुआ था। ठंडा होने के साथ साथ सबसे पहले क्या बना था उसी की बात हुई थी, ठीक है ना। और इनके चलते पहला जो मॉलिक्यूल्स वगैरह जो बना था, एक्सपेरिमेंट के एक हफ्ते के बाद, 1 वीक के बाद क्या बना था भाई, तो कहा गया था कि एमिनो एसिड का निर्माण शुरू हुआ था, एमिनो एसिड। और एमिनो एसिड के बनने के वजह से बताया गया कि भाई लाइफ की शुरुआत ऐसे ही हुई है। तो सबसे ज्यादा केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी को सबसे ज्यादा मान्यता मिली थी लाइफ की शुरुआत को लेकर। बाकी जितने थे बस सो कॉल्ड थे, बट वैल्यू सबसे ज्यादा केमिकल इवोल्यूशन को मिली कि भाई दुनिया में जीवन की शुरुआत कैसे हुई है, ठीक है ना। तो ये चीजें होती हैं। अब चलिए, ये तो बिल्कुल इंट्रोडक्शन हो गया इस चैप्टर का कि कैसे कैसे लाइफ की शुरुआत हुई थी, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग, और थोड़ा आगे चलते हुए हम लोग बात करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल, है ना। तो कहा जाता है कि फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ, फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ की अगर हम बात करें, फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ की शुरुआत अगर बताई जाती है, नॉन सेलुलर लाइफ की शुरुआत बताई जाती है, तो कहते हैं लगभग 3 बिलियन ईयर्स एगो। आज ज्यादा ही फोन है क्या, उठाइए 3 बिलियन ईयर्स एगो लाइफ की शुरुआत बताई जाती है, ठीक है ना, ठीक है ना। फिर उसके बाद हुआ कि पहला लार्ज मॉलिक्यूल कौन सा बना था, फर्स्ट लार्ज मॉलिक्यूल की बात हुई थी। लार्ज मॉलिक्यूल की चर्चा क्या हुई थी, तो लार्ज मॉलिक्यूल पे बताई गई थी बातें कि आरएनए का निर्माण हुआ था, आरएनए का पहला लार्ज मॉलिक्यूल आरएनए था, ठीक है ना। फिर प्रोटीन वगैरह बना, पॉलीसेकेराइड बना, आरएनए के बाद प्रोटीन का निर्माण हुआ था, डीएनए का निर्माण हुआ था, पॉलीसेकेराइड का निर्माण हुआ था, पॉलीसेकेराइड, इन सब चीजों का निर्माण धरती पर हुआ था। ये बात हम लोग को याद रखनी है, ठीक है। और फर्स्ट सेलुलर लाइफ की बात अगर हम करते हैं, फर्स्ट सेलुलर लाइफ की बात अगर करें, तो पहला सजीव, है ना, जो एक सेल का बना हुआ हो, लगभग कहा गया कि 2000 मिलियन ईयर्स एगो 2000 साल पहले पहला सेलुलर लाइफ का शुरुआत हुआ था इस धरती पर। ये बस एमसीक्यू के फॉर्म में आप याद करते चलिए विद्यार्थी, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, ठीक है। इस चैप्टर की शुरुआत ही कंफ्यूजन वाली है, अदरवाइज आप अच्छे से इसको कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब यहां से कहानी शुरू होती है विद्यार्थी कि भाई इवोल्यूशन हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका कोई एविडेंस है भाई, इवोल्यूशन का कोई एविडेंस है कि नहीं, कोई प्रूफ है कि नहीं, एविडेंसेस।
तो एविडेंसेज पे चर्चा होती है कि इवोल्यूशन का प्रमाण क्या है। बहुत सारे प्रमाण पढ़ने को मिले। एक प्रमाण आ जाता है फॉसिल के स्टडी, बहुत सारे फॉसिल्स के स्टडी करने से पता चलता है कि इवोल्यूशन हुआ है ना। तो इसकी स्टडी कहलाती है पैलियोनेटोलॉजी, पैलियोन्टोलॉजी, है ना। ये कहलाता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स, याद रखना है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ये वर्ड याद रखिएगा, फॉसिल्स, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, पैलियोनेटोलॉजी, है ना। ये बात आप लोग याद रखेंगे, फॉसिल के अध्ययन को पैलियोनेटोलॉजी हम लोग कहते हैं और इसके अध्ययन से पता चलता है। ऐसा बताया जाता है कि पुराने समय में, प्राचीन समय में, हजारों, लाखों, करोड़ों साल पहले ऐसा हुआ कि धरती के नीचे कोई ऑर्गेनिज्म दब गया, फिर ऑर्गेनिज्म कोई था किसी वजह से दब गया, फिर ऑर्गेनिज्म कोई था ऐसा दब गया। तो ये जो लेयर थे ये सेडिमेंट रॉक के लेयर थे, परतदार चट्टानों के लेयर थे। और इन चट्टानों का अध्ययन करने से पता चला कि ये जो फॉसिल्स हैं इसके नीचे कितने हजार सालों से, कितने लाख सालों से, कितने करोड़ सालों से ये दबे पड़े हैं। तो इस फॉसिल्स का, इस जीवाश्म का अध्ययन करने से ये पता चल पाया कि ये जीव कितने साल पुराने हैं या जीवन की शुरुआत कितने करोड़ साल पहले, कितने अरब साल पहले हुई थी। तो ये अध्ययन पैलियोन्टोलॉजी कहलाती है, फॉसिल्स कहलाती है। तो भाई फॉसिल के अध्ययन की वजह से हम लोग एक प्रमाण मिलता है कि ना भाई सही में इवोल्यूशन हुआ है ना। इवोल्यूशन होने का एक पहला प्रमाण आ जाता है पैलियोन्टोलॉजी, फॉसिल्स का अध्ययन, ठीक है। अब एक और अध्ययन की बात आती है और उस अध्ययन में, उस स्टडी में हम बात करते हैं एम्ब्रियो के अध्ययन, है ना, एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस की हम लोग बात करते हैं, भ्रूण विज्ञान के आधार पर हम लोग बताते हैं कि हाँ भाई ऐसा हुआ है। भ्रूण विज्ञान एक प्रमाण हो सकता है इवोल्यूशन का, इसके बारे में वॉन वियर ने सबसे पहले बताया था, वॉन वियर ने इसके पहले बताया था भ्रूण विज्ञान के कॉन्सेप्ट को लेकर, ठीक है ना। और इसको सपोर्ट किया था अर्नेस्ट हैकेल ने, और इस थ्योरी को बायोजेनेटिक लॉ के भी नाम से जानते हैं, है ना। इस थ्योरी को कहते हैं बायोजेनेटिक लॉ, बायोजेनेटिक लॉ। तो बायोजेनेटिक लॉ के हिसाब से भी इसको जाना जाता है, इस थ्योरी के कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना, जिसको अर्नेस्ट हैकेल ने भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है। ये कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट है ना वो रिपीट करता है, रिपीट करता है मतलब कि एम्ब्रियो का जो स्ट्रक्चर है वह दूसरे तरह के भी ऑर्गेनिज्म में रिप्रेजेंटिंग होगा, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग होगा, ये बात बताया गया था। जैसे कि कहा गया कि डिफरेंट टाइप ऑफ एम्ब्रियो जो हैं अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं। इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर को दिखाने की कोशिश की गई और इस स्टडी को समझाने के लिए एग्जाम्पल के रूप में जैसे लिया गया कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। जैसे कि होमोलोगस ऑर्गन, आप देखो होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है, होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है, होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है। तो होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं ऐसा ऑर्गन जिसका स्ट्रक्चर जो होता है, संरचना की बनावट जो होती है बिल्कुल एक जैसी होती है, लेकिन उसके कार्य जो होते हैं अलग अलग होते हैं। और इसके ठीक उल्टा होता है एनालोगस ऑर्गन, ये बात याद रखना है, एनालोगस ऑर्गन, है ना, इसके ठीक उल्टा। यहां स्ट्रक्चर जो है सेम है ना, और फंक्शन जो है वो अलग अलग है, वो डिफरेंट है, ठीक है, वो डिफरेंट है, अलग अलग है। यहाँ ठीक उल्टा है, यहाँ स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, और यहाँ पर फंक्शन जो है, काम करने का जो तरीका है वो सिमिलर है, वो सेम है। तो इस हिसाब से ये समझाया जाता है कि ये होमोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को देता है, ये एनालॉजिकल देता है, ठीक है ना। समझाती ऐसे अंग हो जाते हैं, समझात अंग, असमझात अंग, इस हिसाब से। जैसे एग्जाम्पल में होमोलोगस ऑर्गन का एक एग्जाम्पल आपको समझाया जाता है, जैसे फोरलिम्स ऑफ बैट, चीता, ह्यूमन एंड व्हेल। फोरलिम समझते हो ना, हाथ, फोरलिम्स के बारे में बताया जाता है, बैट का, है ना, मानव का, ह्यूमन अगर बात कर लें, है ना, चीता का बात कर ले, ये बिल्कुल एक जैसा होता है, ठीक है। उसी तरह इसकी अगर हम बात करें, आपको एनालॉगस की बात करें तो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड, विंग्स मतलब पंख होता है ना, तो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, पक्षियों का पंख और तितलियों का पंख, काम सेम है, उड़ना, लेकिन जो है इसकी संरचना जो होती है ये बिल्कुल अलग अलग हिसाब से बनी होती है। तो ये एनालोगस ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये चीजें समझाई गई हैं, ओके, तो आप इसको देख सकते हो।
फिर आगे जरा चलते हैं, इसमें आगे के स्ट्रक्चर को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। होमोलोगस एनालोगस के बाद एक और दिया गया कि बायोकेमिकल एविडेंसेज भी हैं भाई, बायोकेमिकल एविडेंसेस, ठीक है ना। बायोकेमिकल एविडेंसेस मतलब कहने का अर्थ क्या है कि ऑर्गेनिज्म में जो केमिकल का जो प्रेजेंस है वो उनके पूर्वजों से मैच करते हैं। जैसे कि एक खास तरह के प्रजातियों में जो गुण होते हैं, खास तरह के प्रजातियों में जो गुण होते हैं, और उसमें जो मतलब उसमें जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन की जो क्वांटिटी है, क्वालिटी है, कैरेक्टर्स है, वो काफी मिलते जुलते हैं। जैसे सभी तरह के मानव में एक जैसे मैच करेंगे, सभी तरह के चीता में एक जैसे, सभी तरह के शेर में एक जैसे, सभी तरह के चूहा में एक जैसे, सभी तरह के बिल्ली में एक जैसा, मतलब एक खास तरह के प्रजाति में बायोमॉलिक्यूल्स काफी सिमिलर होते हैं, और ये एक प्रमाण देते हैं कि हाँ भाई कौन किससे कंसर्निंग है, कितना जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और बात आता है बायो जियोग्राफिकल, बायो यहां लाइनिंग खींचे हैं, जियोग्राफिकल, ग्राफिकल एविडेंसेस, है ना। यह भी एक एविडेंस देता है कि इवोल्यूशन हुआ है। कहने का अर्थ क्या है कि अगर ऑर्गेनिज्म का कुछ ग्रुप किसी जियोग्राफिकल हिंड्रेंस की वजह से एरिया वाइज अलग अलग रह रहा है, कोई पहाड़ पर है, कोई पानी में है, कोई जंगलों में है, कोई मैदान में है, कोई रेगिस्तान में है, अलग अलग जगह पर एक ही तरह के, जैसे कोई मैमल्स स्तनधारी अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में है, तो उनके जो कैरेक्टर्स देखोगे, उनका जो केमिकल देखोगे, स्ट्रक्चर देखोगे, फंक्शन देखोगे, काफी एक दूसरे से मिलता जुलता है। और काफी एक दूसरे से मिलता जुलता होने की वजह से एक प्रमाण यह भी देता है कि हाँ भाई लाइफ की शुरुआत ऐसे हुई है, लाइफ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है ना, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके साथ ही एक और वर्ड आता है, बड़ा कॉमन वर्ड है, क्वेश्चन इससे पूछता है, एडेप्टिव रेडिएशन, एडेप्टिव रेडिएशन, ये वर्ड याद रखिएगा बुआ। एडेप्टिव रेडिएशन की चर्चा होती है। एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है? देखो होता क्या है कि यह भी एक जैव विकासवाद का इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट देता है, जो बताता है कि एक नॉर्मल से कैरेक्टर के लिए, एक नॉर्मल सी जरूरत के लिए अगर कोई ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है तो अपने अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग एरिया में चला जाता है। इस वजह से उसमें अलग अलग तरह के गुण आ जाते हैं। यह है एडेप्टिव रेडिएशन। जैसे कि मान लेते हैं कि मानव ही है, लेकिन जो पहाड़ी इलाके में है, रेगिस्तान में है, उनमें थोड़ा थोड़ा चेंज आ जाता है। जैसे कि एक चार्ल्स डार्विन के कॉन्सेप्ट का था, आपको पढ़ना है ना, डार्विन फिंचेज, उनके चोंच अलग अलग डिजाइन के हो गए क्योंकि खाने का हैबिट अलग अलग हो गया, तो भी एडेप्टिव रेडिएशन के एक एग्जांपल है। मतलब एक प्रजाति अपने किसी गुण के वजह से अलग अलग क्षेत्र में चली गई, और अलग अलग क्षेत्र में जाने की वजह से उसमें अलग अलग तरह के नए गुण आते चले गए, बट सबका ओरिजिन एक ही जगह से है। इसी स्थिति को एडेप्टिव रेडिएशन के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसको हम लोग एक तरह से देखा जाए तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी कहते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी कहते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी कहते हैं। और एक केस इसके ठीक विपरीत आता है, कहता है कि भाई होता क्या है कि कई बार अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म अपनी जरूरत के लिए एक ही तरफ मूव कर जाते हैं, एक ही तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक है ना, ये भी बताया जाता है। तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है। मतलब अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म किसी एक गुण के लिए, किसी एक जरूरत को पूरा करने के लिए सब जगह से आकर एक ही जगह पहुंच जाते हैं। दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये बात याद रखना, अक्सर एग्जाम में पूछता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आ जाता है वही डार्विन फिंचेस, डार्विन फिंचेस जो बर्ड्स बना था, है ना, बर्ड्स था जो अपने चोंच अलग अलग के लिए एग्जाम्पल में आ जाता है। ठीक है, और यहां पर आगे अगर चलिए तो एक और है इसका एग्जाम्पल में अगर आप लेकर चलो तो, है ना, यहां और एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2 को अगर आप देखोगे तो मार्सुपियल, मार्सुपियल है भाई, मार्सुपियल। मार्सुपियल का मतलब होता है ऐसे जीव जिनके बॉडी पे पेट वाले भाग पर पाउच होते हैं, जैसे कंगारू वाला जो ऑस्ट्रेलिया में मेनली पाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन कंगारू या यूं कहो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल सभी एक दूसरे के कंसर्निंग है। ये डाइवर्जेंट एग्जाम्पल को दिखाते हैं, मतलब पैकेट वाले पाउच वाले सारे एनिमल एक से कंसर्निंग होते हैं। ठीक है ना,
यहां पर आ जाता है। और एक और एग्जाम्पल कहा जाता है प्लेसेंटल मैमल्स। प्लेसेंटल मैमल्स, प्लेसेंटल मैमल्स की चर्चा यहां पर हो जाती है। प्लेसेंटल मैमल्स की चर्चा यहां पर हो जाती है, ये भी एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहां से ये बातें आप पढ़ते हो। अब यहां पर आने के बाद, यहां पर आने के बाद विद्यार्थी हम लोग अब आते हैं कि इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को बहुत सारे फिलोसफर्स ने, साइंटिस्टों ने दिया था। उस कॉन्सेप्ट में जैसे एक कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट है इवोल्यूशन पे, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही हैं, और उन बातों में एक बात होती है, जैसे कि एक कॉन्सेप्ट है लैमार्क का, लैमार्क, और लैमार्क के कॉन्सेप्ट को लैमार्किज्म कहते हैं। इनकी थ्योरी है ना, यूज एंड डिसयूज थ्योरी। इन्होंने कहा था कि अगर ऑर्गेनिज्म अपने जिस ऑर्गन का उपयोग जितना ज्यादा करेगा वो उतना ही ज्यादा डेवलप होगा और अगले पीढ़ी तक चला जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को दिया था। साथ साथ वाइटल फोर्स थ्योरी दिया था, ठीक है, और साथ साथ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर भी इसमें दिया गया था, ठीक है ना। इनकी थ्योरी जो है फिलोसफिक जूलॉजिक नाम के किताब में छपी थी। फिलोसफिक जूलॉजिक, याद रखना, फिलोसफिक जूलॉजिक, जूलॉजिक में दिया गया था 1809 में। इन्होंने यह थ्योरी दी थी, और फिर उसके बाद इनकी थ्योरी को बहुत वैल्यू नहीं मिला। फिर इसके बाद के कॉन्सेप्ट को देखा गया, डार्विनिज्म का कॉन्सेप्ट आया, डार्विनिज्म का कॉन्सेप्ट आया, है ना। तो डार्विन के द्वारा दी हुई थियरी को डार्विनिज्म कहा गया। फादर ऑफ इवोल्यूशन भी चार्ल्स डार्विन कहलाते थे। इनकी बातें सबसे ज्यादा मानी गई, और इन्होंने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया था वो कॉन्सेप्ट किस पर बेस्ड था, तो कहते हैं कि वो कॉन्सेप्ट जो था थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पर बेस्ड था। नेचुरल सिलेक्शन, और थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में कहा गया कि प्रकृति जो है चुनती है ना, प्रकृति चुनती है जिस ऑर्गेनिज्म को धरती पर रहना है, किसको नहीं रहना है, उसको सिलेक्ट करने का काम प्रकृति करती है। तो प्रकृति पर बेस्ड यह थ्योरी होती है। और उन्होंने क्या करा था, HMS बिगल नाम के जहाज से दुनिया का चक्कर काटा, घूमते घूमते पहुंच गए थे गलापागोस आइलैंड पर, है ना, जो कि 14 आइलैंड का एक समूह था ये, ठीक है, 14 छोटे छोटे आइलैंड का ये समूह था जिस पर उन्होंने स्टडी किया था। और इस पर उनके स्टडी का 2 एग्जाम्पल था, अडेप्टिव रेडिएशन, आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाए हैं, अडेप्टिव रेडिएशन की थ्योरी दी थी, ठीक है, और दूसरी थ्योरी उन्होंने दे दी थी नेचुरल सिलेक्शन की, नेचुरल सिलेक्शन की। ये दोनों थ्योरी चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही दी गई है, जो कि ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। अडेप्टिव रेडिएशन पीछे के टॉपिक में बताए हैं, नेचुरल सिलेक्शन अभी समझा ही रहे हैं। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म जो बेस्ट है, ताकतवर है, वो इस धरती पर टिकता है, बाकी चले जाते हैं। और उसी के अनुसार नया कॉन्सेप्ट इनका आया था सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट का, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट का, ठीक है ना। यानी कि इस धरती पर वही ऑर्गेनिज्म फिट हैं, जो ऑर्गेनिज्म फिट हैं वही सरवाइव करते हैं, मतलब जो जिंदा हैं वो रहेंगे, अपने संतान को जन्म देंगे और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। ये सारा कॉन्सेप्ट उनके द्वारा दिया गया था, ठीक है। इसी पर उन्होंने एक एग्जाम्पल समझाने की कोशिश की थी, और वो एग्जाम्पल था इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म याद करो, बताया गया था कि भाई 1850 से पहले और 1920 के बाद की कहानी। कहा गया था कि 2 तरह के पेड़ लिए गए, 2 तरह की स्थिति ली गई, है ना, 2 तरह की स्थिति ली गई, समझ गए। एक में कहा गया था व्हाइट मोथ, याद होगा, व्हाइट मोथ की चर्चा हुई थी, ब्लैक मोथ की चर्चा हुई थी। कहा गया कि इंडस्ट्री 1850 में इंडस्ट्री आने से पहले पेड़ के जो तने थे हल्के रंग के थे, है ना, लाइट कलर के थे, तो उस पर व्हाइट मोथ जो था वो छिप जाता था, और ब्लैक मोथ पक्षियों के द्वारा खत्म कर दिया जाता था, जिससे व्हाइट मोथ की जनसंख्या ज्यादा हो गई थी और ब्लैक मोथ की जनसंख्या घट गई थी। लेकिन 1920 आते आते ये क्या कहते हैं, इंडस्ट्री बढ़ने के चलते बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ा, पॉल्यूशन बढ़ा,
जिससे इसका जो था कलर जो है डार्क हो गया तना का। अब इस पर क्या होता था कि व्हाइट कलर वाला पक्षी जल्दी शिकार कर लेता था, लेकिन ब्लैक वाला छिप जाता था। तो वही कहलाता था कि इस दौरान जो था व्हाइट वाला ज्यादा बेटर था, सर्वाइवल था, लेकिन 1920 के आते आते ब्लैक वाला ज्यादा सर्वाइवल था। ये बातें यहाँ पे कही गई थी। यही इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का कॉन्सेप्ट है जो सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट के लिए देता है। इसको रिवीजन करिएगा, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर यहां पर आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो ये सारी थ्योरी इवोल्यूशन को लेकर आपको समझाई गई थी, इसको आप अच्छे से कर सकते हैं। इस थ्योरी के बाद आपको एक और थ्योरी दी गई थी, म्यूटेशन की थ्योरी। आपको हम बता दें थोड़ी म्यूटेशन की थ्योरी भी। और म्यूटेशन की थ्योरी जो है, म्यूटेशन की जो थ्योरी है वो ह्यूगो डिवारिज ने दिया था। ह्यूगो डिवारिज ने, है ना। उन्होंने कहा कि भाई चार्ल्स डार्विन और लैमार्क वाली बात नहीं, किसी प्रजाति के स्पीसीज के जनसंख्या के छोटे बड़े ग्रुप में अचानक से कोई सडेन कोई परिवर्तन हो गया, और सडेन कोई चेंज होने के चलते, परिवर्तन होने के चलते एक खास तरह के जीव जंतुओं का नया ग्रुप तैयार हो गया। जैसे कि एक पूरा ग्रुप ये है और इसमें एक नया ग्रुप तैयार हो जाता है, ये नया ग्रुप तैयार हो जाता है। अब ये नया ग्रुप कुछ समय के बाद अलग चला गया और ये अलग दुनिया बसा लिया, और ये ग्रुप अलग रह गई, अलग दुनिया बसा लिया। तो ये दोनों आपस में कंसर्निंग जरूर थे, लेकिन एक नए प्रजाति का समूह बन गया, ये पुराने प्रजाति का समूह बन गया, 1 से 2 बन गया। यहां 1 था तो यहां 1 से 2 बन गया, ठीक है। तो नया, इसी को कहते हैं स्पेसिएशन, प्रजाति का निर्माण। ये ह्यूगो डिवेरिज का कॉन्सेप्ट दिया गया है, म्यूटेशन थ्योरी के हिसाब से ये बात कही जाती है, ठीक है। इनके अनुसार ऐसे ही नए प्रजाति का निर्माण हुआ और इवोल्यूशन हुआ। इनकी भी थ्योरी कभी मान्य होती है, ठीक है ना। चलिए, अब इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है हार्डी विंगबर्ग का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। जीन फ्लो माइग्रेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट आता है। इस पर हम लोग कभी एक नेक्स्ट क्लास एक और हम लोग बताएंगे और फिर यहां से चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है ना। बाकी के क्लास के लिए हम लोग फिर मिलते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और बना देंगे इवोल्यूशन पे। तब तक आप इतना रिवीजन कीजिए, फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।